परियों का जादुई सोने का स्कूल। विद्यापुर गांव में सोनाली नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। सोनाली को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जहां पर पढ़ाई के नाम पर कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी और ना ही उस स्कूल में कोई भी टीचर टाइम से पढ़ाने आया करता था, जिस वजह से सोनाली अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती थी। तभी एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, रिया, प्रिया, देखो हमारे गांव के ये अमीर बच्चे गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। काश हम भी इनकी तरह गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा सकते, लेकिन हमारे घर की खराब स्थिति की वजह से हमें इस सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने कल रात एक सपना देखा था जहां हम सभी मिलकर परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। अरे सोनाली, ऐसा सपना देखने से क्या फायदा जो कभी सच्ची नहीं हो सकता है। हम गरीब बच्चे जब अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भला हम परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने कैसे जा सकते हैं। हाँ सोनाली, हम लोगों की किस्मत में बस ये सरकारी स्कूल में ही पढ़ना लिखा है, जहाँ पर टीचर भी कभी कभार ही आते हैं। तुमने सही कहा, हम लोग तो अपने स्कूल में एक यूनिफॉर्म भी पहनकर नहीं जा पाते हैं, और वहीं अमीर बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं और लोग भी उनका कितना सम्मान करते हैं। काश हम भी उनकी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर पाते और अपने माता पिता को एक अच्छा भविष्य और एक अच्छी जिंदगी दे पाते। हाँ सोनाली, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने माता पिता से कहकर अपना प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा सकती हो। इससे तुम अपना आने वाला भविष्य भी उज्जवल बना पाओगी और अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाओगी। हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो, मैं इस तरह से इस सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। मैंने बहुत से सपने देखे हैं और मैं उन्हें इस तरह इस स्कूल में पढ़कर टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं आज ही अपने माता पिता से इस बारे में बात करूँगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोनाली अपने घर जाती है और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपको पता है, हमारे स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक मजाक होता है, ना वहाँ पर कोई टीचर आता है और ना ही हमें कोई टाइम पर पढ़ाता है। तो इस तरह मैं उस स्कूल में पढ़कर अपना आने वाला भविष्य खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज मेरा गाँव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना। अरे बेटा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी भी मुझसे बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी का एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करवाना है, ताकि तुम पढ़ लिख कर अपने जिंदगी में कुछ कर सको। इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ताकि हम तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सके। इसलिए अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनाली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो उससे कहते हैं, अरे वाह सोनाली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जब अपना एडमिशन करवाने गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में जाओगी तो हमें भी अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि हम तुम्हारी तरह प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार अंदर जाकर देख तो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल होता कैसे है। क्योंकि अब तो तू भी गांव की अमीर बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी, पर हम तो अभी भी गांव के उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। इतना कहकर सोनाली पूरी रात जागकर अपनी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे पता था कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए जब अगले दिन वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है, तभी स्कूल का गार्ड उनकी गरीबी देखकर उन्हें बाहर ही रोक लेता है। लेकिन सोनाली के माता पिता के कुछ देर समझाने के बाद वो गार्ड सिर्फ सोनाली के माता पिता और सोनाली को ही अंदर जाने देता है, जिसके बाद सोनाली चुपचाप अपने माता पिता के साथ एडमिशन करवाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी क्लास में से कुछ अमीर घर की लड़कियां बाहर निकल रही होती है और वो अचानक से सोनाली से टकरा जाती है,
तभी वो कहती है, ओ हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? और तुम इस तरह हमारे स्कूल में क्यों घूम रही हो? ये हमारा स्कूल है, तुम्हारे गांव का खेत नहीं। मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सामने देखकर चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक तो गरीब, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। आखिरकार तुम गरीबों के स्कूल के अंदर एंट्री किसने दी? माफ करना, लेकिन मैं आज इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई हूँ और कल से मैं भी तुम्हारी तरह ही इस स्कूल की एक स्टूडेंट बन जाऊंगी। अरे नैन्सी, जरा इसकी बातें तो सुन। ये गरीब लड़की हमारे इस स्कूल में एडमिशन करवाने आई है। अरे तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के माता पिता हमारे इस स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने आते हैं। सही कहा, इसलिए तुम अपना इस स्कूल में एडमिशन करवाने का सपना देखना छोड़ दो। मुझे नहीं पता था प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सोच इतनी ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर सोनाली अपने माता पिता को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है, जहां प्रिंसिपल उन लोगों को देखकर उनसे कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सोनाली के माता पिता उनसे सोनाली का एडमिशन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंसिपल कहता है, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारा ये स्कूल गांव का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, तो इस स्कूल में एडमिशन करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पता है, इसलिए तो मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाया हूँ। बस आप मेरी बेटी का एडमिशन अपने इस स्कूल में कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो, फॉर्म फिल करके 50,000 रूपए रिसेप्शन पर जमा करवा दो। उसके बाद तुम्हारी बेटी का एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर वो पास हो गई तो उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा। क्या 50,000 रूपए सिर्फ एडमिशन की? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो टोटल 50,000 रूपए ही है। फिर हमें अभी अपनी बेटी की यूनिफॉर्म और बुक्स भी तो लेनी होगी। सोनाली के पिता मजबूर होकर वो सारे पैसे रिसेप्शन पर जमा कर देते हैं, जिसके बाद सोनाली अपना टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो पूरी लगन से अपना टेस्ट देती है। लेकिन टेस्ट देने के बाद जब प्रिंसिपल उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे कहता है, देखिए, शायद आपकी बेटी हमारे इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। उसने पूरे ही टेस्ट में सारे सवालों के जवाब गलत दिए हैं, इसलिए अब आपकी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता है। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सोनाली के माता पिता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक मैडम आती है और वो प्रिंसिपल सर से कहती है, क्या बात है प्रिंसिपल सर, इस लड़की का पूरा टेस्ट सही होने के बावजूद भी आपने इस गरीब लड़की का एडमिशन अपने इस स्कूल में नहीं किया और साथ ही इसके माता पिता से पैसे भी जमा करवा लिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही इन गरीबों की आंखों में सच्चाई देख ली थी और ऐसे सच्चे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इस तरह प्रिंसिपल सोनाली के माता पिता से सारे पैसे हड़प कर उन्हें स्कूल से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद सोनाली अपने माता पिता के साथ घर जाने की वजह एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रिया और प्रिया उसके पास आती है, जिसके बाद सोनाली उन्हें सारी बात बता देती है। सोनाली, ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या प्राइवेट स्कूल के लोग ऐसे होते हैं? पर अब तुम क्या करोगी? उन लोगों ने तो तुम्हारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और इस तरह जब तीनों आपस में बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर परी लोग की कुछ परियां पृथ्वी लोग की सैर करने के लिए आती है और वो लोग उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो लोग जंगल में अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई सोने का स्कूल प्रकट कर देती है और खुद एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप लेकर उन तीनों सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो क्या तुम लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, हम लोग अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। सोनाली के इतना कहते ही वो सारी बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर सोनाली और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक परी कहती है,
अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ बस तुम्हारी एक परीक्षा ले रहे थे ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। इसलिए अब से तुम लोग गांव के सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ोगी, जहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें वहां पर बिना पैसों के ही बुक्स और यूनिफॉर्म मिल जाएगी। और परी लोग की कुछ परियां अब से तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हर रोज धरती लोक पर आएंगी। इसलिए अब तुम लोग चलो हमारे साथ। क्या सच में? आप सच कह रही है? कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ये कोई सपना नहीं है तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार मैं परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ पाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या आप गांव के उस लालची प्रिंसिपल को सजा दिलवा सकती हो जो हम जैसे गरीबों को बेवकूफ बनाकर हमसे हमारे पैसे लूटता है? सोनाली की ये बात सुनकर वो परी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जादुई छड़ी से उस प्रिंसिपल की सारी सच्चाई पुलिस के सामने दिखा देती है, जिसके बाद उस प्रिंसिपल को उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब सोनाली अपने दोस्तों और गांव के कुछ गरीब बच्चों के साथ परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाती है, जहां परी लोग की कुछ परियां उन्हें हर रोज पढ़ाने आया करती है। और अब सोनाली के साथ साथ सारे बच्चे भी मन और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। काली बहू का जादुई आई शेडो। बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं? हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी काली होगी। भगवान ने तो दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। मेरी बेटी काली है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कोई उससे शादी नहीं करेगा। किसी का तो पता नहीं, पर मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकती। इतना कहकर वह औरत और उसका लड़का वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेचारी अंजलि बुरी तरह से रोने लगती है। माँ, आप मेरी शादी मत करो। मुझे पता है कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं इतनी काली हूँ कि किसी को पसंद नहीं आने वाली हूँ। तभी वहाँ पर नंदिनी कॉलेज से घर आ जाती है। चलो, इतना तो पता चल ही गया कि तुम्हारे काले रंग की वजह से कोई पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी अंजलि को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय तक सुनीता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते रहती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से कोई भी अपने बेटे का रिश्ता नहीं करता है। एक दिन सुनीता नाम की एक औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर ममता के घर पर आती है, जहां उसकी नजर नंदिनी पर पड़ती है। नंदिनी बहुत गोरी और सुंदर थी। इसके चलते सुनीता कहती है, बहन जी, मेरे दो बेटे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने दोनों बेटे की शादी आपकी दोनों बेटियां से कर दूं, क्योंकि मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। यह बात तो ममता के लिए सोने पर सुहागा था। वह अपनी दोनों बेटियां की शादी सुनीता के दोनों बेटे से कर देती है। इसके बाद सुनीता अपनी दोनों बहू को घर ले आती है, लेकिन इस बात से नंदिनी को बहुत एतराज था, क्योंकि उसे अपनी बहन जरा भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसे अपने सासू माँ को अपनी बहन से प्यार से बात करते देखते ही बहुत गुस्सा आता है। लगता है मेरी सासू माँ को मेरी काली कलोटी बहन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। इस काली कलोटी को तो बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसका इस ससुराल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। फिर क्या था, उसके बाद से नंदिनी अपने सासू माँ का कान भरने लगती है। वह अपनी सासू माँ को अपनी बहन के खिलाफ भड़काने लगती है, जिसके चलते सुनीता अपनी काली बहू को भला बुरा कहने लगती है। जब देखो काम चोर की तरह इधर उधर घूमते रहती है, ढंग से तो कोई काम होता ही नहीं। अरे, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? ऊपर से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगा है। माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। रोज तो मैं ही काम करती हूँ, क्या आज नंदिनी काम नहीं कर सकती? देखा माँ जी, कितना भी काम कर लूँ, दीदी को तो लगता है मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती। नंदिनी बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हें हम दोनों से ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काली हो। अरे, ऐसी बहू तो मुझे चाहिए ही नहीं। चल, अभी का अभी इस घर से बाहर निकल। सुनीता उसका हाथ पकड़ती है और धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो घर के दरवाजे बंद कर देती है।
माँ जी दरवाजा खोलिए प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती है। उस समय अंजलि के पति गांव से बाहर शहर नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था। बेचारी अंजलि वहाँ से चुपचाप चली जाती है और चलते चलते उसे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। चलो यहीं पे ही रह लेती हूँ। जहाँ उसे एक देवी माँ की मूर्ति दिखाई पड़ती है। वह देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। कई दिनों तक वह भूखी प्यासी रहती है और उसे कोई खाना तक भी नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा उसे काम ढूंढना अच्छा लगता है। फिर वह मुखिया के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मुखिया उसे 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे देता है। एक दिन अंजलि अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक ऐसी नौकरी करती रहूंगी, लेकिन मुझे कोई पार्लर की नौकरी मिलती ही नहीं है। क्यों ना मैं खुद का ही पार्लर खोल लूं, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेचारी अंजलि मुखिया से कुछ उधार पैसे लेती है। उसके बाद वह एक छोटा सा पार्लर खोल लेती है। वह काली थी, जिसकी वजह से उसके पार्लर में कोई भी नहीं जाता था। तभी वहाँ पर गुड़िया और रिया आती है। कौन जाएगा इस काली कलूटे के पार्लर में? मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि इसके पार्लर में जाकर किसी को निखार भी आएगा। इतनी बदसूरत पार्लर वाली के पार्लर में कौन आएगा? जो खुद को खूबसूरत नहीं बना सकती, वह दूसरों को क्या खाक खूबसूरत बनाएगी। फिर वह दोनों वहाँ से चली जाती है और बेचारी अंजलि यह सब सुन लेती है। वह रोते हुए अपने पार्लर में रखी हुई देवी माँ की मूर्ति से कहती है, देवी माँ मेरी मदद करो। मैंने मुखिया जी से पैसे लिए हैं, मुझे उनके पैसे भी चुकाने हैं। ऊपर से मेरे काले रंग की वजह से मेरे पार्लर में कोई भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। जैसे ही अंजलि इतना कहती है, वहाँ देवी माँ की मूर्ति से एक सुंदर परी प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अब आगे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। लो अपने हाथों को आगे करो। अंजलि अपनी हाथों को आगे करती है और परी उसके हाथों को स्पर्श करती है। वैसे ही रोशनी उत्पन्न होती है। अंजलि, तुम अपने हाथों से जिसको भी स्पर्श करोगी वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाएगी। चाहे तो तुम अपने ऊपर यह कर देख सकती हो। जैसे ही अंजलि अपने चेहरे को स्पर्श करती है, वह बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। अंजलि परी को शुक्रिया अदा करती है और परी वहाँ से गायब हो। परी के जाने के बाद वहाँ से काली सी मॉडल लड़की जा रही होती है। वह अंजलि का ब्यूटी पार्लर देखकर ब्यूटी पार्लर में जाती है और कहती है, देखो कोई मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो ताकि मैं थोड़ी सी गोरी नजर आऊं। मुझे एक फंक्शन में जाना है, उसमें बहुत सुंदर दिखना है। अनुष्का ऐसा कहकर बैठ जाती है। इसके बाद अंजलि एक आई शेडो लेकर अपने हाथों से उसके आंखों में लगाने लगती है। जैसे ही आंखों को स्पर्श करती है, वह सुंदर और गोरी दिखने लगती है। अनुष्का अपने आप को शीशे में देखती है तो वह हैरान हो जाती है। ओह माय गॉड, यह क्या मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। तुमने ये सब कैसे किया? मैं इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हूँ? मुझे इतना खूबसूरत बनाने के लिए तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरे तरफ से एक्स्ट्रा टिप। अनुष्का इतना खुश होती है कि अंजलि को अपनी मेहनत के अलावा उसे एक्स्ट्रा पैसे देती है। अंजलि बहुत खुश होती है। जिस फंक्शन में अनुष्का जाती है, उसकी सभी सहेलियां उसके गोरे रंग को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उससे उस पार्लर के बारे में पूछती है। पता नहीं कोई नया पार्लर वाली थी, बहुत ही सुंदर और गोरी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। फिर अनुष्का की सारी सहेलियां अनुष्का के साथ अंजलि के पार्लर में चली जाती है। वहाँ जाकर अनुष्का अंजलि से उन्हें गोरा करने के लिए कहती है। फिर अंजलि ने एक एक करके सभी को स्पर्श किया और वैसे ही सब गोरी और सुंदर हो जाती है। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। यह पार्लर तो जादुई ब्यूटी पार्लर है। यहाँ कोई भी काली आएगी तो वो गोरी होकर ही जाएगी। उस दिन के बाद से अंजलि बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है और उसके पार्लर के बाहर लाइन लगी रहती है।
जब इसके बारे में नंदिनी और सुनीता को पता चलता है तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और वह दोनों अंजलि से माफी मांगने वापस आ जाती है। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हारी बहन नंदिनी ने ऐसा करने को मजबूर किया और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे माफ कर दो बहू। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया। नहीं नहीं, बल्कि आप लोगों ने जो भी किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया। आज आप लोगों की बदौलत पे ही मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ चलूंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे छोड़ा था, एक ठोकर खाकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अंजलि की यह बात सुनकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति सुभाष उसके पास आ जाता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन के बाद से सुभाष अपने सुंदर सी पत्नी के साथ रहने लगता है और वहाँ अंजलि ब्यूटी पार्लर को अच्छे से संभालती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलती हूँ नई कहानी के साथ।